हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। और मैं आ गया हूँ भारत का समय से भी पुराना शहर, विश्वनाथ भगवान का शहर यानी वाराणसी। आप देख सकते हैं कल मैं निकला था उज्जैन से और अभी पहुँच गया हूँ 12:30 पर बनारस स्टेशन के बाहर। ये बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है, आप देखिए मेरे चारों तरफ। यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे गधौलिया मार्केट के पास और वहाँ पर जाकर होटल देखेंगे। फिर आपको घुमाएंगे 2 एपिसोड में पूरा बनारस शहर। चलिए चलते हैं और घूमते हैं आपका पुराना शहर, आपका सबसे प्यारा शहर बनारस। दोस्तों, रेलवे स्टेशन से चलकर हम लोग आ चुके हैं गधौलिया मार्केट। यहाँ पर कुछ होटल हमने एक्सप्लोर किया और फाइनली होटल रुद्राक्ष में हमने फाइनल किया रहने का। और रूम चार्जेस पड़ रहा है 2000 रुपीज़ पर डे। चलिए अंदर चलते हैं और आपको होटल का इंटीरियर का व्यू देते हैं। दोस्तों, सामने रहा हमारा रूम। और ये रहा हमारा रूम। सामने आप देख सकते हैं टीवी है, सामने कबर्ड, एक डबल बेड, और ये रहा छोटा सा वॉशरूम। रूम ठीक ठाक है टैरिफ के अनुसार। जैसे कि आपको पता ही होगा अभी पीक सीजन है, अक्टूबर का महीना है। अभी हम लोग थोड़ा देर रेस्ट लेंगे, फिर देखते हैं। प्लान है सारनाथ घूमने का और शाम को गंगा आरती देखने का। जैसा भी प्लान होगा लंच करने के बाद आपसे मिलते हैं वापस और दिखाते हैं। दोस्तों, मैं फ्रेश हो गया हूँ, अभी जा रहा हूँ नीचे गधौलिया मार्केट के पास में। देखते हैं कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, फिर वहाँ से निकल जाएंगे सारनाथ घूमने के लिए। आज बनारस ज़्यादा नहीं घूम पाएंगे, सिर्फ सारनाथ और शाम की आरती देखने का प्लान है, क्योंकि ऑलरेडी 2:45 बज रहा है, सो उतना समय नहीं मिलेगा। बाकी का बनारस मैं कल कवर करूँगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा रेस्टोरेंट यहाँ आसपास मिल जाए और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों, मैं अभी हूँ गधौलिया चौक पे। आप इस साइड चले जाइएगा तो विश्वनाथ मंदिर 400 मीटर पर है। और आप इधर देख सकते हैं मेरे पीछे 2 व्हीलर पार्किंग का बना हुआ स्पेस। ये नया बना है, पहले ये नहीं था। चलिए अभी कुछ खाने पीने का जगह देखते हैं और आपसे वापस वहीं पर मिलते हैं। तब तक आप इस चौक को और अच्छे से देखिए। दोस्तों, मैं चला आया हूँ फुलवारी रेस्टोरेंट एंड कैफ़े में। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर खाने में क्या अवेलेबल है। मैंने अभी ग्रिल सैंडविच और कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया है। रेलवे स्टेशन से होटल तक आने में हमें ऑटो में अराउंड 200 रुपीज़ लगा है। और अभी मैं बौद्धली चौक के पास में ही हूँ, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया फुलवारी रेस्टोरेंट एंड कैफ़े। खाना आता है, उसका खा के बताता हूँ कैसा टेस्ट है उसका। दोस्तों, चलिए मेरा सैंडविच और कोल्ड कॉफ़ी आ गया, खाते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा टेस्ट है और फिर यहाँ से निकलते हैं सारनाथ के लिए। दोस्तों, मैंने खाना खा लिया। वैसे ग्रिल्ड सैंडविच और कॉफ़ी ठीक ठाक था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, ओके टाइप। आई विल गिव 3 आउट ऑफ 5 फॉर इट। इन्होंने कहा कि ग्रिल्ड की जगह इन्होंने सैंडविच को ओवन में डाल दिया था। नेक्स्ट टाइम आइएगा तो ज़रूर से ग्रिल्ड सैंडविच खिलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, अब यहाँ से लेते हैं ऑटो और बढ़ते हैं सारनाथ के लिए। ऑलरेडी 3:30 बज चुका है, देखते हैं कितना जल्दी सारनाथ पहुँचते हैं। दोस्तों, मैंने गधौलिया चौक से ऑटो बुक कर ली है। सारनाथ जाना और 80 घाट रिटर्न आने में 600 रुपये ये लोग बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कितना लेते हैं फाइनल। जो भी है, मैंने 550 बोला, इन्होंने 600 बोला है। जो भी होगा मैं बताऊंगा। और चलिए घूमते हैं सारनाथ। दोस्तों, बनारस से सारनाथ अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर जा रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट के अंदर हम लोग सारनाथ पहुँच जाएंगे और मैं आपको घुमाऊंगा सारनाथ। दोस्तों, वाराणसी से चलकर मैं सारनाथ आ चुका हूँ
अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लग गया क्योंकि रास्ते में बहुत जाम था। यहाँ आकर आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं, एंट्री टिकट। म्यूज़ियम और ये सारनाथ के बचे हुए अवशेष का टिकट लगा है मुझे 25 रुपया। चलिए अंदर चलते हैं और घूमते हैं ये जगह। दोस्तों मैंने यहाँ पे गाइड ले लिया है। आपका नाम सर? गौरव प्रताप सिंह। मैं इनका नंबर आपसे शेयर कर दूंगा। अप्रॉक्सीमेटली इनका चार्जेस है 500 रुपीज़, पूरा टूर कराते हैं। चलिए इनसे जानते हैं इस जगह के बारे में। आई होप बहुत अच्छे से समझाएंगे और मैं भी आपको घुमाता हूँ ये सारनाथ के अवशेष। 10 किलोमीटर फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिटी। और दो चीज़ों के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो बुद्धिस्ट साइड, भगवान बुद्ध ने अपनी पहली प्रीचिंग यहाँ की थी, तो बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म कॉल्ड होता है सारनाथ। अगर हम लोकल लेवल की बात करें, जो मार्केट है बाहर का, ये सारनाथ जो है हैंड सिल्क वीविंग का सबसे बड़ा हब है। यहाँ पे जब भी कभी आप परिवार के साथ आएँ, कुछ चीज़ें आपको अगर हैंडमेड चाहिए तो सिल्क की साड़ियाँ, सूट, स्टॉल सब आपको एकदम रीजनल प्राइस पे, क्योंकि यहाँ पे GST टैक्स नहीं है एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यहाँ आप लोग बनाते हैं खुद। और अगर बुद्धिस्ट साइड के बारे में जाने तो भगवान बुद्ध के लाइफ के 4 इवेंट्स को 4 मोस्ट सेक्रेट प्लेस माना गया है इन बुद्धिज़्म। फर्स्ट इज़ अ बर्थ प्लेस, लुम्बिनी इन नेपाल, 563 BC was the time of birth. Second, enlightenment place, Bodh Gaya in Bihar. After 6-year meditation, Buddha got nirvana. And third place is a Sarnath, where Buddha preached first sermon to their 5 disciples in Dharma Chakra Pravartan gesture. And fourth place is a Kushinagar, where Buddha got Mahaparinirvana, means died. तो जो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में उन्होंने अपना पहला प्रीचिंग किया था, उसी की मेमोरी में 200 साल बाद अशोका के द्वारा उस स्तूप का निर्माण कराया गया, जिसका पहला नाम पड़ा था धर्म चक्र स्तूप, और फेमस नेम इज धमेक स्तूप। पीपल नोज एज ए धमेक स्तूप, धम्म प्लस एक। उसके बाद जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, तो उनके डिसाइपल्स के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया उनकी अस्थियों को लेके, और वो उनकी अस्थियों को लेके 8 अलग अलग भागों में डिवाइड हो गए। अब उस चीज़ को अगर फॉलो किया जाए तो बहुत पॉसिबिलिटी थी, या तो बुद्धिज़्म डेवलप ही नहीं होता, और अगर डेवलप होता तो डिवाइडेड इनटू 8 नेम्स। एंड टू थिंग अबाउट लॉर्ड बुद्धा नेवर वेंट आउटसाइड यूपी एंड बिहार, वर्क प्लेस ओनली यूपी एंड बिहार। तो उनके हिसाब से ये इतने बड़े पैमाने पे स्प्रेड नहीं होता था। सेकंड थिंग कि भगवान बुद्ध ने खुद अपने डिसाइपल से कहा था कि कोई मेरी मूर्ति नहीं बनाएगा, इसको धर्म नहीं समझेगा। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, बुद्धिज़्म इज जस्ट फिलॉसफी, द वे ऑफ लाइफ, लिविंग का तरीका लोगों को बताया। तो ये तो बाद के लोगों ने उनको धर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो बुद्धिज़्म है वो है सिर्फ निर्वाणा, प्रैक्टिसिंग फॉर निर्वाणा, जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट की बात आती है। फिर 3rd century BC was a very important period for Buddhism, because Ashoka, the great emperor of India, adopted Buddhism after the battle of Kalinga. क्योंकि कलिंगा की लड़ाई के बाद more than 1 lakh dead body and 1,50,000 pupils injured by the different things, मतलब किसी का हाथ, किसी का पैर, इस तरह से सब इंजर्ड हुए थे। तो वेरी बिग साउटिंग। तो उस चीज़ को देखने के बाद अशोका ने वायलेंस से मूव करके नॉन वायलेंस को तरफ मूव किया और बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया। तो ऑल क्रेडिट गोज टू अशोका फॉर स्प्रेड बुद्धिज़्म एवरीवेयर, और यू कैन से एनीवेयर। पहले तो उन्होंने उन 8 जगह की रैलिक्स में से 7 खुदवा के निकलवा लिए, और 84,000 स्तूपा डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया बिल्ड बाय अशोका, because 84,000 sermon delivered by Lord Buddha in their whole life. And 8 big stupa correlate to the first preaching, Ashtangic mark, 8-fold path of life. You will find here 2. ये बड़ा वाला सर्किल दिख रहा है ईंटों वाला, ये धर्मराजी का स्तूप है, और उसके आगे जो बड़ा सैंड स्टोन वाला स्तूप दिख रहा है वो है आपका धर्मचक्र स्तूप। और बाकी जैसे कि 8 में से आप सांची देख सकते हैं, शांति स्तूप भुवनेश्वर का है। इसी तरह से उन्होंने और भी कई प्लेसेस में स्तूपा का निर्माण कराया। तीसरा अशोका का 2300 साल पुराना स्ट्रक्चर है, ये अशोकन पिलर इनसाइड द गिलास। आप लोग बहुत जगह तक ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। अब मैं जो मॉन्यूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो इंडिया का सबसे बेस्ट मॉन्यूमेंट माना जाता है। और बाकी सब लोगों के अपने अपने सिनेरियो है, अपने अपने नज़रिए से लोग हर चीज़ को अलग अलग तरीके से देखते हैं।
अशोकन पिलर 3rd सेंचुरी BC, मतलब 2300 साल पहले बनाया गया था। 2300 साल पहले हमारे पास ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना इस तरह की कोई इंजीनियरिंग थी, पर अशोका ने 15.25 मीटर, मतलब कि उसने करीब 17-18 मीटर का पत्थर लिया होगा, उस एक पत्थर को नीचे पिलर की शेप दी गई और टॉप पार्ट पे लॉयन कैपिटल जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो म्यूजियम में रखा है, रॉक पे बनाया गया था। अब इमेजिन कीजिए कि 50 फीट का स्ट्रक्चर 5 स्टोरी बिल्डिंग हो गई एक तरह से, 2300 साल पहले अशोका ने बनाया। और चूंकि ये जो आप देख रहे हैं लॉयन कैपिटल, ये भगवान बुद्ध की लाइफ सर्किल है, दैट्स वाई हाईलाइटेड बाय द मौर्यन पॉलिश। ये पॉलिश जो आप देख रहे हैं, ये 2300 साल पुरानी पॉलिश आज भी एज इट इज़ है। एंड इसकी लाइफ सर्किल आप सुनेंगे, 3rd सेंचुरी BC till 12th century AD it was in an open area. That means faced 1500 summer, winter, autumn, rainy season सब. Then demolished by the Qutbuddin Aibak and Bakhtiyar Khan Khilji in 1194. और उसके बाद 600 साल मिट्टी के नीचे दबा रहा और उसके बाद खुदाई से निकाल के इसको खाली धो के म्यूजियम में रखा गया है। इसकी साइनिंग आज भी एज इट इज़ है। दूसरी चीज़ कि जैसे आप इसकी साइनिंग देख रहे हैं, ये सैंड स्टोन से बनाया गया था। सैंड स्टोन बलुआ पत्थर होता है जिसमें खुरदरापन ज़्यादा होता है, उसको उन्होंने ये साइनिंग दी है कि लगता है ग्रेनाइट या मार्बल भी फेल है इसके आगे। क्योंकि अगर हम ताजमहल की बात करें तो 400 साल भी नहीं हुआ है, पीला पड़ने लगा है। पर ये देखिए कि 2300 साल पहले उन्होंने सैंड स्टोन को ग्रेनाइट का लुक दिया और वो आज भी एज इट इज़ है। 2300 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। मतलब अगर आप देखें तो 25 जनरेशन के बाद हमारा खंडर, सबसे ऊंचा खंडर ईंटों का दिख रहा है आपको, ये भगवान बुद्ध का निवास स्थान था। इसको गुप्त पीरियड में 61 मीटर हाइट का बिग एंड ह्यूज टेम्पल बना दिया गया। मूल गंध कुटी, मूल मीन्स मेन, गंध मीन्स महक और कुटी मीन्स निवास। तो भगवान बुद्ध के निवास की ओरिजिनल महक यहीं पे। तो 1794 में यहाँ खाली 2 स्तूपा विजुअल थे, धर्मचक्र और धर्मराजिका। धर्मराजिका का दुर्भाग्य ये था कि नीचे से ईंटों का स्ट्रक्चर था, क्योंकि धर्मचक्र को देखने के बाद आप भी कह सकते हैं कि किसी ने पर्पजली बनाया है, जो सैंड स्टोन वगैरह है। अगर वो सैंड स्टोन हटा दिया जाए तो सिलेंड्रिकल टावर खाली कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स समझ में आएगा। वो भी उस पीरियड में जब कोई बुद्धिस्ट नहीं है कि उनकी वैल्यू बता सके। इनकी वैल्यू तो बुद्धिस्टों के लिए ही थी ना। तो 1794 में बनारस के राजा थे चेत सिंह और उनके दीवान जगत सिंह, वो लोग मार्केट बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तो जब जगत सिंह इधर विजिट करते हुए आए तो उनको लगा ये तो खाली ईंटों का कलेक्शन है, और मार्केट के लिए ईंटों की नीड को पूरा करने के लिए पूरा स्तूपा डिमोलिश करके यहाँ से ईंटें ट्रांसपोर्ट करा के मार्केट डेवलप की। जब ये तोड़ा गया है दुर्भाग्यवश, तो ग्रीन कलर के मार्बल कास्केट में भगवान बुद्ध की अस्थियाँ पाई गई थी। अस्थियाँ तो विसर्जित करा दी गई गंगा जी में, और मार्बल कास्केट आज भी कोलकाता म्यूजियम में रखा हुआ है। उसके बाद 1798 में जोनाथन डंकन वॉज अ ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ वाराणसी, जिन्होंने पहली बार इसको इसके आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल वैल्यू के बारे में पब्लिकली पब्लिश करवाया। दैन उसके बाद 1815 फर्स्ट एक्सकेवेशन बाय कर्नल सी मैकेंजी, बट उसको बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं दी जाती थी क्योंकि वो प्रोफेशनली आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे। सेकेंड 1835 सर अलेक्जेंडर करिंगम वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो आप साइट विजिट कर रहे हैं, इस साइट के फाउंडर माने जाते थे करिंगम, जिन्होंने प्रॉपर वे में एक्सकेवेशन कराई थी, जिसमें लॉयन कैपिटल और बोधिसत्व की मूर्तियाँ वगैरह ये सब चीज़ें हमें प्राप्त हुई थी। उसके बाद 1851-52 में मेजर किट्टो, 1905 में एफओ ऑटल, 1907 में जॉन मार्शल, 1915 में हरग्रीव्स एंड 1927 till 32 एकमात्र इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे दया राम साहनी, जिनको ब्रिटिशर्स ने राय बहादुर की उपाधि दी थी, इसलिए उनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। ये देखिए, यह है अपसिडल चैत्यगृह, जहाँ पे लोग मेडिटेशन और प्रेयर वगैरह करते थे। तो जैसे पहले भी हमारे पास है, हम यहाँ तो अभी 2500-2300 सालों की बात कर रहे हैं। हम तो पत्थर का है ना? नहीं, टेराकोटा है। तो अगर हम उससे पहले भी देखें तो हमारे पास जो मिट्टी के बर्तन वगैरह थे, इनके एविडेंस मिलते हैं। तो मिट्टी को स्मैश करके, जैसे आप लोग घर में आटे को गूंद के रोटी पराठा ये सब चीज़ें सेप देते हैं, उसी तरह से मिट्टी को गूंद के उसको सेप दी जाती थी, घड़े की, सुराही की, बर्तनों की, और पका के उसको यूटिलाइज़ किया जाता था। तो मे बी कि समटाइम किसी ने स्मैश करके मिट्टी को रखा और किसी बच्चे ने उसको फायर में डाल दिया, तो वो तो वहाँ पक गई। अब उससे स्ट्रक्चर तो बनना नहीं था पॉसिबल, तो उन्होंने उसको ब्रिक्स की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया। आप यहाँ देख सकते हैं, कोई भी इक्वल शेप में नहीं है, कोई भी इक्वल पकी नहीं है। जो ज़्यादा पक गई हैं वो डार्क हो गई हैं, जो कम पकी हुई हैं लाइट कलर। ये पिलर का जो मिड में आप देख रहे हैं, ये नेचुरल फॉर्म में है अशोकन पिलर।
जो 2300 साल पहले बनाया गया था, यहीं पे बनाया गया था। लिखा भी हुआ है कुछ उस पर। ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उस पर, उसको भी मैं बताऊंगा अभी आपको। नीचे जो इसका बेस डायमीटर है 0.71 मीटर, अप साइड इट वाज स्लाइटली टैपर, तो इसका ऊपर का बेस आता था और डायमीटर आता था 0.56 मीटर, मतलब नीचे से टॉप टू बॉटम में 0.16 का डिफरेंस आ जाता है, इसलिए ये 1500 ईयर सर्वाइव कर गया। अब बाकी सब इसके फ्रेगमेंट रखे हुए हैं, और जो मैंने अभी आपको डायमीटर बताया उसके हिसाब से देखें तो इसके अगेंस्ट ये काफ़ी पतला नजर आ रहा है। पर दूसरी चीज़ ये है कि देखिए सैंडस्टोन का नेचर ये होता है खुरदरा, जैसे आप उसके टूटे हुए पार्ट को देख सकते हो, बट नीचे की तरफ देखिए लगेगा ग्रेनाइट पत्थर है। तो अल्टीमेट आर्ट थी उनकी, उन्होंने पीतल को सोने के भाव में बेचा, ये कला थी। कला सोना तो अपने आप वैल्यूएबल है, और अगर आप पीतल को सोने के भाव में बेच दें तो वहाँ कला है। तो यही चीज़ है कि उन्होंने सैंड स्टोन को ग्रेनाइट का लुक दे दिया। अंदर ये रेंज देख रहे हैं ना सैंड स्टोन वाली, ये भी मोल्डेसी के सिंगल रॉक से बनाई गई है। उसके आप देखिए डिजाइन नीचे की तरफ देखिए, मोल्डिंग वगैरह नीचे पिलर्स जो बनाए गए हैं, ये एक सिंगल रॉक पे बनाई गई कलाकृति है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली इट वाज द टॉप पार्ट ऑफ धर्मराजी का स्तूप। जब उसको डिमोलिश किया गया तो ऊपर से गिरने की वजह से फोर्सफुली ये मड में धंस गया था। जब एफओ होटल ने इसकी एक्सकेवेशन की चौथी, तब ये फाउंड हुआ तो ला के रखा गया। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने खुद निवास किया है, और पहला रेनी सीजन उन्होंने यहीं पर बिताया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसी तरह से भगवान बुद्ध मेडिटेशन कर रहे हो 2500 साल पहले, और बारिश स्टार्ट हो जाए, क्योंकि रेनी सीजन बिताया था तो वो उठने वाले तो थे नहीं। बारिश हो रहा है, कुछ हो रहा है, बैठे हुए मेडिटेट कर। उसके बाद उनके पवित्र शरीर को छू के वो बारिश की बूंदें सी धरती में समाहित हुई। वो सामने जो पिलर है उसका तो इम्पोर्टेंस है। ये जो 4 पिलर है ये मंदिर का मेन स्ट्रक्चर था, जहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह बैठाई गई थी। पीछे रूम की शेप दिख रही है आपको, तो निवास को दर्शाने के लिए मेमोरी में उसके हाउस को बनाया गया था, जिसमें सब तरह के रूम होते थे। अब 61 मीटर हाइट का मतलब आप समझ सकते हैं कि अप्रॉक्स 200 फीट, और 200 फीट का मतलब अगर आप देखना चाहें तो एक तरह से 20 स्टोरी की बिल्डिंग। दोस्तों आप सामने से देख सकते हैं धमेक स्तूप, जो कि अराउंड 39 मीटर्स हाई है, और नीचे का बेस का डायमीटर है 28 मीटर्स। चलिए और सामने चलते हैं और इसे सामने से एक्सप्लोर करते हैं। देखिए आज के डेट में हम वी आर टॉकिंग अबाउट द मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स, बट आवर एंशिएंट हिस्ट्री वाज सो रिच, उसके बारे में भी लोग बात नहीं करते। आप ये समझिए कि ये जो सैंड स्टोन पे कार्विंग करना अपने आप में आज के डेट में टेक्नोलॉजी है, 1500 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय माइंड ही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि जो सैंड स्टोन एक ऐसा पत्थर होता है, जैसे उसका हिंदी मीनिंग आप समझे तो बलुआ। ये एक इतना सॉफ्ट पत्थर होता है कि अगर आप एक इक्वल प्रेशर से ज़्यादा उसको हीट कर दें, क्योंकि कार्विंग करने के लिए डेफिनेटली उन्होंने छेनी और हैमर का इस्तेमाल, छोटे हैमर का इस्तेमाल करके उसकी कार्विंग की होगी। तो अगर वो इक्वल प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये पत्थर पूरा भरभरा जाएगा, मतलब पूरी मेहनत बेकार, फिर दोबारा से रीस्टार्ट। उस समय देखिए कि जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इतनी सुंदर फ्लोरल पैटर्न एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे कार्विंग की गई है। और अप साइड एंड लोअर ये जो फ्लोरल पैटर्न है, जिसमें लोटस के फ्लावर्स वगैरह होते हैं, बीच में ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाया गया है। ये अपने आप में अल्टीमेट आर्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये पंचायतन टेम्पल है। इनके फर्स्ट 5 डिसाइपल्स गॉर्डिन ने वप, महानामा, अशोजित एंड भद्दी को डेडिकेट करके बनाया गया था। एंड मोस्ट प्रोबेबली इट वाज द प्लेस वेयर फर्स्ट महापंचायत विद यस वाज द एक तरह से व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, उससे यहाँ पे बात हुई थी जो संघा का इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा था। क्योंकि जब भगवान बुद्ध 60 बौद्ध भिक्षुओं के साथ यहाँ पे आए थे तो उन्होंने अपने संघा का फर्स्ट संघा का इस्टेब्लिशमेंट यहीं किया था। और नीचे जो आप ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको विश कंप्लीट इच्छा पूर्ति स्तूप बोला जाता है। जिनकी मन्नत पूरी हुई उन्होंने मंदिर के सामने इच्छा पूर्ति स्तूप बनाया। और मनौती स्तूप और इच्छा पूर्ति स्तूप को अगर आप कंबाइन करें तो वोटिव स्तूप कॉल्ड होता है।
ये है विहार मोनेस्ट्री, जहाँ पे ये लोग रेनी सीजन में स्टे किया था। बेसिकली वर्षावास में ही इनको विहार मोनेस्ट्रीज की ज़रूरत पड़ती थी, और 12th सेंचुरी एडी तक ये सिचुएशन आ गई थी कि लोग यहाँ आने लगे थे टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ बुद्धिज़्म की। तो इस 7 मोनेस्ट्री में 5 उधर स्कॉलर्स की मोनेस्ट्री है, जो यहाँ आप देख रहे हैं। इन 7 मोनेस्ट्री में 1200 से लेकर 1500 मॉन्क रहते थे एक टाइम टुगेदर। ये जो आप मोनेस्ट्री देखने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्री है। अगर हम इसको इस साइट को अगर हम 2 पार्ट में एग्जांपल में बांटें, स्कॉलर्स एंड प्रोफेसर्स, तो ये प्रोफेसर्स के लिए होंगे। अगर हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं, हम उधर की मोनेस्ट्री को बजट होटल गए हैं, तो ये स्टार कैटेगरी के होटल माने जाएंगे। इसमें आगे आप देखिए 2 गार्ड रूम है, पीछे रिसेप्शन है, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग लिविंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स, ओपन कोर्टयार्ड ओनली इन दिस मोनेस्ट्री, वेल इन एवरी 7 मोनेस्ट्री, एंड देयर इज सम बिग रूम फॉर द गेस्ट रूम ऑफ द मोनेस्ट्री। सो आप 7 नंबर की मोनेस्ट्री देखेंगे, इधर आ जाइए। ये 7 नंबर की मोनेस्ट्री है, इसमें भी आपको वेल दिख रहा है ऊपर, और ये मोस्ट प्रोबेबली इनके कैंटीन पर्पज़ में इस्तेमाल में आती थी, और दोनों को इंटरकनेक्टेड माना गया था। तो यहाँ आप स्टेयर्स भी देख सकते हैं, ये स्टेयर्स मोनोलिथिक स्टेयर्स। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है? मोनोलिथिक का मतलब होता है एक सिंगल रॉक पे बनाई हुई चीज़ें, उसमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता है, कोई जॉइंट नहीं होता है। आप एक बड़े से पत्थर को लेके उस पर कोई एक डिज़ाइन बना दीजिए, और उसमें कहीं से कोई एडिशनल चीज़ें ना हो, तो वो मोनोलिथिक कही जाए। तो इन सीढ़ियों को आप देख सकते हैं कि सिंगल रॉक को कट करके सीढ़ियों की डिज़ाइन है। दोस्तों, अभी आपने सारनाथ का अवशेष जो बचा हुआ है उसका इतना खूबसूरत सा जानकारी मिला गौरव सिंह द्वारा, गौरव प्रताप सिंह। मैं इनका नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब आप इधर सारनाथ आए और इनसे गाइडेड टूर लेना चाहें ज़रूर से लें, ज़्यादा नहीं लेते हैं, बहुत मिनिमम रेट्स है। आप इनसे कांटेक्ट करें, बहुत अच्छी तरीके से पूरा सारनाथ आपको घुमाएंगे। चलिए अभी यहाँ से बढ़ते हैं और देखते हैं 80 घाट कितने देर में पहुँचते हैं हम लोग। दोस्तों, मेरे साथ है धर्मेंद्र जी, इनका ये ऑटो है। यही मुझे वाराणसी से लेकर यहाँ सारनाथ तक आए हैं। अगर आप लोग जब वाराणसी घूमने आए और सारनाथ आने का मन हो, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा वाराणसी और सारनाथ घुमाएंगे। मैं इनका नंबर आपको डिटेल्स में दे दूंगा, बाकी आपको जैसा मन करे। दोस्तों, 80 घाट जाने के लिए बहुत लेट हो चुका है। शंभू भैया दशाश्वमेध घाट में पहुंच चुके हैं। मुझे बेनियाबाग में ऑटो वाले ने उतार दिया और कहा कि यहाँ से रिक्शा ले लो, जल्दी पहुँच जाओगे, क्योंकि 1 वे है। सो मैंने रिक्शा ले लिया है। रिक्शा वाला ले रहा है अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपीज़। और सामने का मार्केट आप देखिए, काफ़ी भीड़ भाड़ है इस वक्त इस मार्केट में। देखते हैं कितना जल्दी पहुंच पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 6:30 बज चुका है और शायद संध्या आरती शुरू हो चुकी है घाट पर। कोशिश करते हैं और आपको भी दिखाते हैं आरती की झलकियाँ। दोस्तों, अभी आप सामने दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती देख रहे हैं। काफ़ी भव्य आरती होता है यहाँ पर। आज मैं 80 घाट पे नहीं दिखा पाया, यही दिखा पा रहा हूँ। देखिए और गंगा जी को याद कीजिए और उनको नमन कीजिए। इधर से ही दोस्तों, अब से कुछ देर पहले यहीं पर गंगा आरती हो रहा था। आपने भव्य गंगा आरती देखा। मैं वहाँ पीछे से देख रहा था, काफ़ी दूर से। मैंने आज रिकॉर्डिंग दिखाया आपको। लेट हो गया था, आपको जैसे मैंने बताया, घाट पहुँचते पहुँचते लेट हो गया। कल सही टाइम पर 80 घाट पहुँच जाऊँगा और सामने से आपको गंगा आरती दिखाऊँगा। अभी इस घाट का कुछ झलकियाँ देखिए। गंगा आरती ख़त्म हो चुकी है। लोग वापस मार्केट की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ मार्केट की तरफ और घुमाता हूँ आपको मार्केट। तो शॉपिंग अगर करना हो तो करूँगा और सब कुछ बताऊँगा। जहाँ खा रहा हूँ वो भी दिखाता हूँ। सुना है इस दशाश्वमेध घाट का चाट भंडार निकट में जो है वो भी बहुत फेमस है यहाँ पर।
दोस्तों गंगा जी को सामने से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़ते हैं इस घाट से अब मार्केट की तरफ और आपको भी घुमाते हैं गदोलिया मार्केट। दोस्तों मैं आ गया हूँ केसरी चाट कॉर्नर में और मैंने पापड़ी चाट का टोकन ले लिया है। चलिए लेते हैं पापड़ी चाट और बताता हूँ यहाँ का टेस्ट कैसा है पापड़ी चाट। दोस्तों मैंने ले लिया है पापड़ी चाट। चलिए इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं ये पापड़ी चाट कैसा है। केसरी चाट कॉर्नर का पापड़ी चाट काफ़ी टेस्टी था। सामने दुकान की कुल्फ़ी बेच रहे तो मैंने कुल्फ़ी का भी टोकन ले लिया, उसे भी ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ वो कुल्फ़ी कैसा है। दोस्तों कुल्फ़ी का मैंने एक स्पून लिया, काफ़ी टेस्टी है। तो आप लोग जब इधर बनारस आइएगा और दशाश्वमेध घाट के साइड आइएगा तो केसरी चाट कॉर्नर में ज़रूर से चाट ट्राई कीजिए और कुल्फ़ी ट्राई कीजिए। चलिए मैं इस कुल्फ़ी को खा लेता हूँ, फिर निकलता हूँ इस मार्केट को थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ। दोस्तों केसरी चाट कॉर्नर में चाट और कुल्फ़ी खा कर बहुत मन तृप्त हो गया है। चलिए और घूमते हैं, चिकन कारी के दुकान जाना है, वहाँ कुछ कुर्ता खरीदना वाइफ को चाहिए। चलिए घूमते हैं और खोजते हैं चिकन कारी का बहुत अच्छा दुकान, आपको भी दिखाता हूँ। दोस्तों गदोलिया चौक के पास हम लोग आ गए आरती कुल्फी भंडार और मैंने ले लिया है एक मलाई रोल और एक लस्सी अभी वो बना रहे हैं। लस्सी आता तो मैं वो भी बताता हूँ। मलाई रोल टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ ये रोल कैसा है। काफ़ी सॉफ्ट है और टेस्ट में भी वाकई बहुत अच्छा है। चलिए लस्सी पीते हैं और बताते हैं फाइनली लस्सी और मलाई रोल दोनों खा के कैसा लगे। दोस्तों लस्सी आ गया है, लस्सी को ट्राई करते हैं। काफ़ी अच्छा है। चलिए लस्सी को कंप्लीट करते हैं और फाइनली निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों चिकन की कारीगरी किया हुआ जो कुर्ता का दुकान में खोज रहा था वो बंद है। वापस कल जाएंगे उस दुकान पे और कुर्ता खरीदेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह के कुर्ते और कपड़े मिलते हैं वहाँ पर। बाकी आरती कुल्फी भंडार का लस्सी और मिठाई खाकर बहुत अच्छा लगा। आज का दिन हमने लेट स्टार्ट किया, आपने देखा अराउंड 3 बजे मैंने ये दिन स्टार्ट किया क्योंकि 12:30 बजे तक हम लोग वाराणसी स्टेशन पहुँचे, फिर होटल खोजने में थोड़ा टाइम लग गया। वैसे कल का दिन फिर स्टार्ट करना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो काशी विश्वनाथ में है वो घूमेंगे। पहले आपने 2 ज्योतिर्लिंग देखा, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। फिर कल हम लोग वहाँ जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। आई होप आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सारनाथ घूमे और शाम को दशाश्वमेध घाट का आरती देखा। अभी तक बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं, कल तक शायद ठीक हो जाए। चलिए मिलते हैं फिर कल सुबह, देखते हैं कितना सुबह दिन स्टार्ट करते हैं क्योंकि कल बनारस में बहुत कुछ घूमना है। टिल देन बाय बाय, सी यू सून। और देखते रहिए दूसरे ब्लॉग्स, काफ़ी अच्छा काम किया है। होप यू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। बाय बाय।